नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों को जो इतिहास जानने का स्रोत अभी पहला टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे संपूर्ण इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा की जाएगी, कोई भी टॉपिक छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक इतिहास काल पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग अभी प्राचीन इतिहास पे चल रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास में जो हम लोगों का पहला टॉपिक है, इतिहास जानने के साधन। इतिहास जानने के साधन। तो हम लोग इतिहास जानने के साधनों पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसी सेगमेंट में जो इतिहास की श्रृंखला चल रही है, उसमें जो हम लोगों का आज सेगमेंट होगा पुराण। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि वेदांग 6 हैं, और ये 6 वेदांगों का उल्लेख कहाँ पे है, मतलब कहाँ लिखा है कि 6 वेदांग हैं, उनके नाम वगैरह। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे भी पुराणों से संबंधित भी यही चर्चा करेंगे कि पुराणों का अर्थ क्या होता है, ये पुराण कहाँ कहाँ लिखे गए हैं, और पुराणों का अर्थ के साथ ये किस भाषा में लिखे गए हैं, किस शैली में लिखे गए हैं, और ये कितने हैं। दोस्तों, ये पुराण कितने हैं, उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये भी चर्चा करेंगे जो पुराण कहाँ लिखे गए हैं और किस नदी के किनारे लिखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि सेकेंड टॉपिक होगा कि उपपुराण कितने हैं, इनकी सूची कहाँ कहाँ दी गई है। और दोस्तों, ये पुराणों के रचना स्थल की भी चर्चा करेंगे, और जो ये कितने युग हैं, ये किस पुराण में लिखा है, ये भी दोस्तों। और दोस्तों, हम लोगों का जो महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक होंगे, जो आप लोगों ने कभी कभी सुने होंगे, अपने जो एजड लोग हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो लोग कहते हैं कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन पुराणों में लिखी गई हैं। जैसे हम लोग दोस्तों एक स्लाइड में ये भी चर्चा करेंगे कि जो रानी विक्टोरिया थी, किस पुराण है, ऐसा कौन सा ऐसा पुराण है जिसमें पहले ही लिख दिया गया था कि भविष्य में रानी विक्टोरिया भारत पे शासन करेंगी। तो उस पुराण का दोस्तों नाम इसमें देखेंगे। दोस्तों, हम लोग ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि किस विद्वान ने 100 पुराणों की सूची दी गई है। तो वो भी देखेंगे कि किस विद्वान ने 100 पुराणों की सूची दी गई है। और दोस्तों, इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि अलबरूनी ने कितने पुराण बताए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि किस अंग्रेजों ने पुराणों से संबंधित किताब लिखी है। कैसे आप लोगों ने मैक्स मूलर का नाम तो सुना होगा, लेकिन पुराणों से संबंधित किस अंग्रेज ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम वगैरह भी देखेंगे। दोस्तों, जो दलित इतिहासकार थे या दलित चिंतक थे या दलित आंदोलनकारी थे, जिन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन किया, उन्होंने भी पुराणों पर कटाक्ष किया। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि लास्ट जो स्लाइड होगी हम लोगों की, जब अंतिम स्लाइड पे पहुंचेंगे, तो हम लोग जब देखेंगे कि पुराणों से कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि पुराणों पे जो दलित चिंतक या इतिहासकार थे, या पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया, तो उन्होंने इस पे जो प्रश्न चिन्ह लिखा है। तो एक किताब का नाम था पुराणों का भंडाफोड़। तो पुराणों का भंडाफोड़ किसने लिखी। इसके साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो में जो हम अंतिम स्लाइड में पहुंचेंगे, तो हम लोग वहाँ पे ये भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, वेद त्रयी किसे कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों दूसरा हम प्रस्थान त्रयी भी देखेंगे लास्ट स्लाइड में कि प्रस्थान त्रयी क्या है, इसमें कौन कौन से साहित्य आते हैं। स्मृति साहित्य देखेंगे कि कौन कौन से स्मृति साहित्य होते हैं। और दोस्तों, हम लोग ये भी देखेंगे कि स्मृति प्रस्थान क्या होता है, स्मृति प्रस्थान में कौन कौन से साहित्य आते हैं। उसके साथ दोस्तों, हम लोग ये भी देखेंगे कि धर्मशास्त्र क्या है। तो इस तरीके से हम लोग ये इतने प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कुल मिला के हम लोग जिन जिन टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, उनसे पिछले साल के जितने प्रश्न बन सकते हैं या आए हुए हैं, सबकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग आज पुराणों पे चर्चा करेंगे। तो पुराणों में चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीसी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आपका कोई भी आप एग्जाम दें, आपका पुराण से क्वेश्चन वो गलत नहीं हो सकता। अगर आपका क्वेश्चन इसमें पुराण से संबंधित आउट आप जा रहा है, तो वो जो सॉल्व करेगा वो बिरला ही होगा। अगर आप कर ले रहे हैं तो, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझो बहुत मुश्किल है कोई कर पाए। तो दोस्तों, अब सीधे आप एक बात आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो लोग हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सीधे हम टेलीग्राम ज्वाइन करके क्विज वगैरह वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला हम लोगों का दोस्तों टॉपिक है पुराण। तो पुराण से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पहला है कि पुराण का अर्थ क्या होता है। तो पुराण का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन। तो आपको ये याद रखना है कि पुराण का अर्थ है प्राचीन। और यहाँ पे आगे क्या देखेंगे कि ये कहाँ पे लिखा है। फिर अगला दोस्तों, आपको ये भी पुराण की बात याद रखनी चाहिए कि पुराण के बहिरंग पर ध्यान ना दें, इसके अंतर रंग पे ध्यान दें। मतलब कि
कि पुराण ऊपर से आप उस पर मत दें, ध्यान दें कि उसमें क्या लिखा है। आप उसमें जो अंदर पुराणों में कंटेंट दिया वो बहुत प्रमाणिक है, और ये इतिहास लेखन में पुराणों से काफ़ी सहायता मिलती है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। आप मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों पुराणों के रचयिता कौन थे। पुराणों का अर्थ आपको पता चल गया, पुराणों के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों इसका आंसर है कि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। लेकिन दोस्तों कुछ किताबों में कहीं कहीं वेद व्यास भी लिखा होता है। एग्जाम में अगर आए, अगर लोमहर्ष और उग्रश्रवा दिया हो तो आप ये स्टेट लगाइएगा, अगर ये आंसर ना दिया हो तो आप वेद व्यास दिया हो तो आपको ये भी लगाना है, क्योंकि कहीं कहीं वेद व्यास भी दिया है। अब ये एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि उसने कहाँ से प्रश्न बनाया है। दोस्तों फिर ये पुराण कहाँ लिखे गए, किस नदी के किनारे। तो क्वेश्चन बनेगा कि पारंपरिक मान्यता के अनुसार वेद व्यास ने सभी पुराणों का संकलन किस नदी के किनारे किया। तो दोस्तों ये सरस्वती नदी, जो प्रेजेंट टाइम में विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों और पुराणों से क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जैसे एग्जामों में कि कुल महापुराण कितने हैं। तो आपको इनकी संख्या याद रखनी है 18। और दोस्तों उपपुराण कितने हैं ये भी याद रखने हैं 29। तो आपको ये दोनों संख्या याद रखनी है। फिर दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कि किस विद्वान ने कहा कि 100 पुराण। तो किस विद्वान ने 100 उप पुराणों की सूची दी है। दोस्तों ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी हाल में झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या इसका आंसर होगा, राजेंद्र चंद्र हाजरा। तो राजेंद्र चंद्र हाजरा ने क्या किया है, इन्होंने 100 उप पुराणों की सूची दी है, राजेंद्र चंद्र हाजरा। तो इनका नाम याद रखना है। दोस्तों अगला आपको अलबरूनी वाला भी प्रश्न याद रखना है कि अलबरूनी ने कितने पुराण और कितने उपपुराण। तो अलबरूनी ने दोस्तों अलबरूनी ने जो पुराण बताए हैं 18 और पुराण बताए हैं 6। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि अलबरूनी ने कितने बताए। तो अलबरूनी ने बताए हैं दोस्तों 18 पुराण। अलबरूनी ने दोस्तों बताए 18 पुराण और 6 उपपुराण। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला दोस्तों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि किस एकमात्र चिंतक जिन्होंने पुराणों को धर्म या विधि का स्रोत रूप स्वीकार किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है याज्ञवल्क्य। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन सीधे दोस्तों निकल रहे हैं। और अभी महारानी विक्टोरिया वगैरह वाला कहाँ लिखा है वो हम लोग आगे स्लाइड में चर्चा करेंगे कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने पुराणों को ऐतिहासिक महत्व की ओर आकर्षित किया। ये दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीजीटी घटना चक्र में, आपको ये मिलेगा। घटना चक्र में ये क्वेश्चन दिया है कि किस विद्वान ने पुराणों को ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। तो दोस्तों इसका आंसर है पारीटर। तो आपको ये पारीटर का नाम याद रखना है। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या क्या याद रखना है, एक तो इनके रचयिता कौन से हैं, और ये कहाँ लिखे गए, सरस्वती, इनकी संख्या याद रखनी है। ये 100 उपपुराणों की सूची किसने राजा ने दी, और ये कितने उपपुराण हैं ये भी अलबरूनी के अनुसार ये याद रखना है। एक याज्ञवल्क्य का स्टेटमेंट याद रखना है, और ये पारीटर याद रखना है। आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं ये पुराणों की संख्या, उपपुराणों की संख्या, ये राजा का नाम, अलबरूनी वाला स्टेटमेंट, याज्ञवल्क्य हो गया, पारीटर हो गया। अब दोस्तों ये पारीटर ने किस किताब में ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया है। तो यही अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि पारीटर ने कौन सी किताब लिखी है कि जो पुराणों से संबंधित है। तो दोस्तों इसने 2 किताबें लिखी हैं पारीटर ने। पहली किताब लिखी है एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, और दूसरी किताब लिखी है डायनेस्टीज ऑफ द कलिएज। तो आप ये पारीटर की दोनों किताबें याद रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में क्या होता है, इधर किताबें दी होती हैं, उधर राइटर के नाम दिए होते हैं, तो सुमेलित करना होता है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि पारीटर की ये दोनों किताब। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि नारद मुनि ने कि किसे पंचम वेद कहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इतिहास पुराण। नारद मुनि ने किसे पंचम वेद कहा है, इतिहास पुराण को। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख कहाँ है। सीधे सीधे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पुराण शब्द का उल्लेख कहाँ है, तो अथर्ववेद में। तो आपको ये भी याद रखना है। और वेदांग का उल्लेख कहाँ है, जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो बताएं कि वेदांग का उल्लेख किस उपनिषद में दिया गया है, तो वो बता सकते हैं। और पुराण शब्द का उल्लेख कहाँ दिया गया है, अथर्ववेद में। अगला दोस्तों कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि अथर्ववेद में पुराणों का उदय किससे बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बनेगा
कि अथर्ववेद में पुराणों का उदय किससे बताया गया है? तो इसका आंसर होगा उच्छिष्ट ब्राह्मण, उच्छिष्ट ब्राह्मण। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी याद रखना है दोस्तों। अगला ये उच्छिष्ट ब्राह्मण याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ब्राह्मण है जहाँ 5 वेदों की चर्चा करता है। 5 वेदों की, यही प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में कौन सा ब्राह्मण 5 वेदों की चर्चा करता है। उसमें ऑप्शन 4-5 दिए होंगे, लेकिन उसका सही आंसर कौन सा है? गोपद। जिसमें क्या कहा गया है गोपद में? जिसमें एक इतिहास वेद और दूसरा पुराण वेद, ये अलग अलग बताए गए हैं। तो आप यहाँ पे बेसिकली ये याद रखिए कि 5 वेदों की चर्चा कहाँ की गई है? गोपद ब्राह्मण में। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास पुराण, ये हम लोग जिन लोगों ने वेद उपनिषद ब्राह्मण वाला वीडियो नहीं देखा है, वहाँ भी हम लोगों ने चर्चा की है इस इतिहास पुराण की। तो ये किस वेद का उपवेद है? अथर्ववेद। क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है जब आएगा एग्जाम में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, नया क्वेश्चन आता है तो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब दोस्तों हम लोगों की पहली स्लाइड में हम लोगों ने क्या क्या इसमें चर्चा करना है? तो इसमें हम लोगों को ये याद रखना है कि ये पालीटर की दोनों किताबों के नाम, पंचम वेद और पुराण शब्द का उल्लेख, और पुराणों का उदय किसने बताया गया है, और ये 5 वेदों की। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे अब कि पुराणों के प्रवचन करने का कार्य कौन करता है? पुराणों के प्रवचन करने का कार्य, तो दोस्तों इसे कहते हैं सूत या प्रवक्ता। तो आप लोग ये भी याद रखिए कि जो पुराणों को प्रवचन करते हैं, मतलब बोलते हैं, उन्हें कहते हैं सूत या प्रवक्ता। आगे जो हम लोग धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे तो उसमें जैन वगैरह करेंगे करेंगे तो वहाँ आपको जब जो लोग यहाँ से ही अभी वीडियो देखते हुए चल रहे हैं, तो वो जब आगे धीरे धीरे पहुँचेंगे वैदिक आंदोलन, मतलब जो धार्मिक आंदोलन हुए, तो उन्हें इस कंटेंट का बहुत फ़ायदा मिलेगा और हम लोग वहाँ इस कंटेंट का यूज भी करेंगे दोस्तों। अगला जो पॉइंट है कि दोस्तों पुराणों की महत्ता मौर्य युग में भी थी, क्योंकि कौटिल्य ने राजा को सलाह दी थी कि वह पुराण वेदता को 1 सहस्त्र पर्ण दे। दोस्तों कौटिल्य ने भी इसका महत्व को समझा था। उसने राजा को सलाह भी दी थी कि जो पुराण वेदता हैं, जो पुराणों के जानने वाले हैं, उन्हें कितनी सैलरी देनी चाहिए? 1 सहस्त्र पर्ण। अगला दोस्तों भी एक साउथ इंडियन जिन लोगों ने संगम डायनेस्टी अभी पढ़ेंगे, तो उससे एक किताब है मणिमेखले। तो संगम डायनेस्टी की मणिमेखले में वर्णित है कि तमिल देश में जनता के चारित्रिक उत्थान हेतु किसका किया जाता था? पुराणों का प्रवचन किया जाता था, क्योंकि वहाँ पुराणों से संबंधित कार्यक्रम वगैरह होते थे। क्यों? क्योंकि जनता के चरित्र को उत्थान के लिए। अगला दोस्तों अब हम लोगों के निकलेंगे क्वेश्चन कि मत्स्य पुराण और वायु पुराण को इनके रचनाकार ने क्या कहा है? तो दोस्तों आंसर है इसका पुरातन इतिहास। अगला दोस्तों क्वेश्चन निकलेगा कि पुराण किस शैली में लिखे गए हैं? तो भविष्य शैली में है। आप लोगों को ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वेदांग किस शैली में लिखे गए हैं। आप लोग जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो कमेंट करके बताएं कि वेदांग किस शैली में लिखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पुराण किस शैली में लिखे गए हैं? भविष्य शैली में। दोस्तों यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन निकलेगा सीधे सीधे एग्जाम में कि पुराणों में किन वंशों के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश दोस्तों यहाँ पे एक बौद्ध समिति भी हुई थी इसी वंश के डायनेस्टी में, तो वहीं से शुरू होता है शिशुनाग वंश से गुप्त वंश। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ये सीधे सीधे अभी क्योंकि पीजीटी वगैरह के एग्जाम भी आने वाले हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है कि पुराणों में किस वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है। तो शिशुनाग वंश से गुप्त वंश तक की जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अब दोस्तों पुराणों में ही कितने 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 युगों की चर्चा की गई है? दोस्तों आप यहाँ पे आपको ये भी याद रखना कि पुराणों में कितने युगों की चर्चा की गई है? 4। ये दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि द्वापर, ये लेकिन ये दोस्तों ये जो युग बताए गए हैं ये पुराणों में ही बताए गए हैं। कौन कितने युग हैं? 4। कृत, त्रेता, द्वापर, कली। पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की जा चुकी है। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट याद क्या रखना है कि एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री राम किस युग से थे? तो श्री राम दोस्तों त्रेता से थे। और कृष्ण किस युग में इन्होंने अपना मैच खेला? ये द्वापर युग में इन्होंने अपने कार्य किए। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर दोस्तों पुराणों का संबंध पंच लक्षणों या पंच विषयों से की भी मान्यता है। कौन कौन से 5 विषयों की बात की गई? एक तो 4 युग बताए गए हैं और इसमें 5 विषयों की भी बात की गई है। तो 5 विषय कौन कौन से हैं? उससे पहले हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं स्लाइड का। तो इसमें क्या याद रखना है? प्रवचन का कार्य कौन करता था? सूक्त, ये याद रखना है। ये मणिमेखले का याद रखना है कि किसका यहाँ प्रवचन किया जाता था? पुराणों का।
ये मत्स्य पुराण, वायु पुराण वाला याद रखना है, पुराण की शैली याद रखनी है, और ये पुराणों में किन वंशों का इतिहास की जानकारी मिलती है ये याद रखना है, पुराणों में कितने युगों की चर्चा की गई है ये याद रखना है, और ये श्री राम और कृष्ण वाला याद रखना है। दोस्तों जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को देख के अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और इस नोट से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा कंटेंट, वो पूरा इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 5 लक्षणों की कौन सी बात की गई है, तो सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, ये कहाँ बात की गई है, पुराणों में। ये सर्ग में क्या होता है दोस्तों, संसार की सृष्टि होती है। कैसे आपने हिंदू मैथोलॉजी में सीरियल वगैरह देखे होंगे, ब्रह्मा जी से मतलब नाभि से, विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी निकले और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो इस तरीके से ये सब कहानी कहाँ लिखी है दोस्तों, ये सब पुराणों में लिखी है। तो सर्ग में दोस्तों सृष्टि का निर्माण हुआ, प्रतिसर्ग में क्या हुआ, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि हुई, मनवंतर में क्या हुआ दोस्तों, विभिन्न मनु का युग हुआ, कितने मनु वगैरह हुए हैं, कितने मनु हुए, प्रथम मनु कौन थे, अंतिम मनु कौन थे। दोस्तों मनु वाला हम लोगों ने वीडियो में मनु से संबंधित सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो मनु वाला आप लोग वीडियो देखिएगा। तो वंश क्या है दोस्तों, इसमें देवताओं और ऋषियों की वंशावली दी गई है। वंशानुचरित में क्या है, राजवंशों की सूची दी गई है। तो आप लोग ये भी याद रखना है, ये सीरियल आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये आपको सीरियल दिया जाएगा कि सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, तो इनका सीरियल से सजाना होगा आपको कि ये क्योंकि किस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ, तो ये सीरियल दिया होगा क्रोनोलॉजी, उसमें ऑप्शन होगा कि सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, इनको काल क्रम के अनुसार सजाएं। तो आपको पहले आया ये आता है, फिर ये, फिर ये, फिर वंश, फिर वंशानुचरित। अगला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि किस पुस्तक में पुराणों के पंच लक्षणों के बारे में बताया गया है। यही क्वेश्चन सीधे सीधे बनेगा, किस। क्वेश्चन तो दोस्तों जो बनते हैं वो क्या होते हैं, क्या में पूछा जाएगा, कहाँ पूछा जाएगा, क्यों पूछा जाएगा, यही क्या क्यों। और हम लोग जो पूरा इतिहास अध्ययन करेंगे इन्हीं, ये जो WH वर्ड होते हैं इन्हीं के हिसाब से पूरा इतिहास कंप्लीट करेंगे। तो किस पुस्तक में पुराणों के पंच लक्षणों के बारे में बताया गया है दोस्तों, अमरकोश। दोस्तों जिन लोगों को पता हो तो वो अमरकोश के बताएं कि अमरकोश किसने लिखी है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें कमेंट करें, उन्हें बता दिया जाएगा, या अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंशानुचरित में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की सूची दी है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की सूची कहाँ दी है, तो ये दोस्तों वंशानुचरित में भी दी है। और दोस्तों आप लोगों को एक अलग से वीडियो भी बनाया जा चुका है कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के संस्थापक वगैरह कौन थे और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इनकी उत्पत्ति दोस्तों सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की कहाँ हुई, वो मनु वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की जो उत्पत्ति हुई है वो मनु से हुई है। इसमें हम लोग मनु से डिटेल चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये इसमें वंशाचरित में क्या दी गई है, राजाओं की सूची दी गई है। दोस्तों अगला हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से हम लोगों को ये भी याद रखना है यहाँ पे, हम लोगों को ये भी याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि जो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है कि जो राजाओं की वंशावली केवल 5 पुराणों में मिलती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजाओं की वंशावली कितने पुराणों में मिलती है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, 5 पुराण। कौन कौन से पुराण है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। दोस्तों वो विक्टोरिया वगैरह वाली स्लाइड है, वो लास्ट में हम लोग उनकी चर्चा करेंगे, कौन से पुराण में लिखा है कि विक्टोरिया भविष्य में शासन करेंगी। दोस्तों ये पांचों पुराणों के नाम याद रखने हैं, और इनसे कौन कौन से पुराण से कौन सा वंश, कौन से राजवंश संबंधित है, ये एग्जाम में SSC वगैरह और UP PCS, उत्तराखंड PCS वगैरह में पूछा जाता है। तो राजाओं की वंशावली कहाँ दी गई है, 5 पुराणों में, और कौन से ये पुराण में कौन सी वंशावली दी गई है ये हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इससे पहले एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों के अनुसार किस पुराण को वंशावली के संबंध में मानक माना गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है भविष्य पुराण, यही सीधे सीधे स्टेट क्वेश्चन बनेगा, और इसका आंसर क्या है, भविष्य पुराण। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पुराण थे उनसे कौन कौन से वंश संबंधित हैं। तो दोस्तों जैसे ये 5 पुराण हैं, इनसे वंशावलियाँ संबंधित हैं, लेकिन एग्जाम में बेसिकली ये पूछे जाते हैं। विष्णु पुराण से कौन है, मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश। वायु पुराण से गुप्त वंश। तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि विष्णु पुराण से निम्नलिखित वंश संबंधित है, तो दोस्तों आंसर क्या होगा, मौर्य वंश।
तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। इस स्लाइड में आप को क्या याद रखना है, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखना है, ये अमरकोश याद रखना है, ये 5 पुराण याद रखना है, वंशाचरित का ये याद रखना है, और इनके याद रखने हैं कि कौन से पुराण किस वंश से संबंध करना रखता है। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग पुराण पांचों कर चुके थे, ये डेनेस्टी भी हो गई थी। अब हम लोग दोस्तों चलेंगे कि गुप्त शासन में क्या पुराणों में हुआ। हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं पुराणों से रिलेटेड क्वेश्चनों में। तो गुप्त शासकों ने मूल स्थान का विवरण वायु पुराण के विस्तृत रूप से मिलता है तथा विष्णु पुराण में संक्षेप में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये गुप्त वंश का कहाँ पे वर्णन मिलता है, वायु पुराण में। तो ये वायु पुराण में तो मिलता ही है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गुप्त वंशावली या गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन होगा वायु पुराण, दूसरा ऑप्शन होगा विष्णु पुराण, और तीसरा ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। तो आप लोग क्या लगा देंगे, वायु पुराण। लेकिन आंसर क्या होगा, उपयुक्त दोनों। क्यों कि गुप्त शासकों से जो मूल स्थान है उनका विवरण वायु पुराण में तो मिलता है। वायु पुराण में क्या है दोस्तों, वायु पुराण में विस्तृत रूप से मिलता है, लेकिन विष्णु पुराण में भी मिलता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना, क्योंकि विष्णु पुराण यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं कि मौर्य वंश से, लेकिन ये गुप्त गुप्त शासकों से भी विष्णु पुराण संबंधित है। लेकिन आपको अगर एक ही ऑप्शन दिया हो तो आप ये लगाएंगे, अगर दोनों दिया है और दोनों का ऑप्शन है कि ए बी दोनों, तो दोनों को टिक लगाना है। फिर दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि पुराणों में कौन कौन से स्थानों की चर्चा की गई है। तो पुराणों के अनुसार गुप्तों का शासन शासन क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आते थे। तो गुप्त कहाँ कहाँ के शासन करते थे पुराणों के अनुसार, अनुगंगा जिसे मध्य गंगा घाटी कहते थे, प्रयाग, साकेत जिसे अयोध्या कहते थे, और दोस्तों मगध। तो ये गुप्तों का शासन था किसके अकॉर्डिंग, पुराण। कौन से पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर गुप्तों की यह स्थिति किसके समय तक थी। तो दोस्तों आपको याद रखना चंद्रगुप्त प्रथम। अब दोस्तों ये बेसिकली यहाँ पे जो ऐतिहासिक काफ़ी शोध हुआ तो उससे निष्कर्ष निकाला कि जो ये पुराण थे ये सब तो गुप्त काल में लिखे गए। कैसे, देखो जो रिसर्च हुई है इसमें कहा गया है कि मोटे तौर पर पुराणों में समुद्रगुप्त से पूर्व की राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। दोस्तों पुराणों में बेसिकली समुद्रगुप्त से पूर्व की जितनी भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसकी जानकारी मिलती है। और चौथी से छठी शताब्दी में गुप्त शासकों की सूची से पुराणों की वंशावली समाप्त होती है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुराणों का लगभग इसी काल में लिपिबद्ध किया गया है। इसीलिए ये इतिहासकारों ने तर्क दिया है। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, ये भविष्य पुराण भी याद रखना है, और आपको ये चंद्रगुप्त प्रथम याद रखना है, और ये याद रखना है कि गुप्तों का किसमें किसमें वर्णन है, वायु पुराण में और विष्णु पुराण में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने जेकर जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो अपने फ्रेंड सर्किल में भी चैनल को मतलब सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे कि भागवत पुराण में क्या लिखा है। भागवत पुराण में ही दोस्तों लिखा है कि 10वीं शताब्दी में, और स्कंदगुप्त में लिखा है 14वीं शताब्दी में। ये क्या किया गया है, लिखा गया है, यानी लिपिबद्ध किया गया है। भागवत पुराण का दोस्तों कब लेखन हुआ है, 10वीं शताब्दी में, और स्कंद पुराण कब लिखा गया है, 14वीं शताब्दी में। और इनमें 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की जानकारी मिलती है। दोस्तों ये क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है कि सबसे पहले भागवत पुराण लिखा गया है कि स्कंद पुराण। तो सबसे पहले दोस्तों भागवत पुराण लिखा गया है 10वीं शताब्दी में, फिर स्कंद पुराण लिखा गया है 14वीं शताब्दी में। और इसमें कहाँ तक के समय की जानकारी मिलती है दोस्तों, 16वीं शताब्दी तक। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण में हम लोगों ने जब पहले स्टार्टिंग किया था, तो ये भविष्य पुराण में ही दोस्तों लिखा है पहले। कब भविष्य पुराण लिखा गया था, भविष्य पुराण में ही लिखा के भविष्य पुराण के क्षेपकांश, एक क्षेपकांश अध्याय है उसमें वर्णित है कि भविष्य में भारत की राजधानी कौन होगी, विक्टोरिया। तो दोस्तों यही यही का स्टेटमेंट है कि लोग कहते हैं कि भविष्य पुराण में लिखा है। तो ये रानी विक्टोरिया का जिक्र कहाँ था, पहले ही भविष्य पुराण में लिखा था। समझिए जिसने लिखा होगा कितना दूरदर्शी व्यक्ति होगा वो। अब हम लोग जो पुराणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम पॉइंट व्यू से सीधे सीधे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनकी चर्चा करेंगे। जैसे क्या पुराणों से क्वेश्चन बनता है कि सातवाहन शासकों ने आंध्र भ्रात्य किसमें कहा गया है, तो पुराणों में कहा गया है। और दोस्तों पुराणों में एक बात और कही गई कि हिंदू धर्म के मुख्य परिचय किसमें मिलता है, पुराणों में।
हिंदू धर्म का मुख्य परिचय पुराणों में मिलता है, क्योंकि बहुत से कर्म कांड जो हम लोग कर रहे हैं वो पुराणों से ही लिए गए हैं। और पुराणों में ही दोस्तों किसका वर्णन है? षोडश महादान का, तीर्थों की महिमा का, भारत प्रशस्ति का, ये सब उल्लेख किसमें है? पुराणों में। और पुराणों में ही दोस्तों एक प्रशंसित कर्म कौन सा है? पुराणों में कौन से कर्म को प्रशंसा की जाती है? तो ये कौन सा है? पूर्त कर्म। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? लोक कल्याणकारी कार्य। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगला जो हम लोगों को क्वेश्चन याद रखना है कि जम्बू द्वीप और कुमारी द्वीप के 5, 6, 9 भागों में विभाजित करने की कल्पना के साथ पर्वतमालाओं से उनसे निकली महत्वपूर्ण नदियों का उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। तो दोस्तों ये कुमारी द्वीप और इन्हें 5, 6, 7 में जो विभाजन किया गया है उनकी, और जो पहाड़ों से पर्वतमालाओं से नदियों का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। और ये पूर्व कर्म का भी उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। षोडश महादान का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। दोस्तों जिन लोगों ने पिछला वीडियो है वो बताएं कि कुमारी द्वीप जो बर्ड है, राजशेखर ने भारतीय उपमहाद्वीप को जो कुमारी द्वीप किस किताब में कुमारी द्वीप कहा है? तो राजशेखर की किताब का आप लोगों को नाम बताना है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो लोग कमेंट करके बताएं कि कुमारी द्वीप राजशेखर ने किस किताब में कहा है। अगला दोस्तों ये पुराण जो है वो ऐतिहासिक भूगोल की सृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शिव, विष्णु और शक्ति से जुड़े भक्ति पर आधारित संप्रदायों का विकास दोस्तों कहाँ दिया गया है? तो इसका भी दोस्तों आंसर होगा पुराण। यही क्वेश्चन बनेगा सीधे सीधे। शिव, विष्णु, शक्ति से जुड़े भक्ति पर आधारित संप्रदायों का विकास का उल्लेख है। ऑप्शन होगा पुराण, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। तो आप आंसर क्या होगा दोस्तों? पुराण। दोस्तों इस स्लाइड में आप लोगों को क्या याद रखना है? ये भविष्य पुराण याद रखना है, जिसमें क्या नाम रानी विक्टोरिया का शासन की बात की गई है। इनकी भागवत पुराण की रचना काल याद रखना है। स्कंद पुराण का रचना काल याद रखना है। कब तक के इनका वर्णन मिलता है? 16वीं शताब्दी तक राजवंशों का उल्लेख है। यहाँ पे आपको आंध्र भृत्य याद रखना है, पुराणों में उल्लेख मिलता है। ये कर्म याद रखने हैं, कुमारी द्वीप ये याद रखना है। और ये याद रखना है, शिव, विष्णु भक्ति से जुड़े भक्ति पर आधारित संप्रदायों का विकास का उल्लेख कहाँ है? पुराणों में। तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट पुराणों से संबंधित क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये पुराणों में हो चुका है शिव, विष्णु, शक्ति वाला। और अगला दोस्तों हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, जो सीरियल वगैरह में हम लोग सीरियल देखते हैं कि देवासुर संग्राम हो रहा है। देवताओं और ऋषियों से जुड़ी रोचक पौराणिक कथाएं कहाँ हैं? पुराणों में। क्वेश्चन क्या बनेगा? देवासुर संग्राम का वर्णन कहाँ मिलता है? उपनिषद में, ब्राह्मण वेद में, फाहियान की रचित ग्रंथ में, मुद्रा राक्षस में। तो कहाँ? पुराणों में। तो आप लोग ये याद रखना। दोस्तों इतिहासकारों ने पुराणों के बारे में क्या कहा है व्याख्या करते टाइम? कि इतिहासकारों ने इनकी व्याख्या उस समय चल रही संस्कृतिकरण के आधार पर जोड़कर देखा दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मणवादी सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का भाग किसे कहा जाता है? पुराणों को। तो ये सब पुराणों से ऐसे इस टाइप से स्टेटमेंट देंगे और कई ऑप्शन दिए होंगे, तो सब में आंसर क्या होगा? पुराण। और दूसरा स्टेटमेंट पुराणों से क्या है कि ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संवाद और हिंदू धार्मिक आचरणों का उदय और विकास किसमें प्रतिबिंबित होता है? पुराण में। तो जिन लोगों को कोई भी स्टेटमेंट अगर समझ में ना आए तो वो एक बार वीडियो को मतलब बैक करके फिर से देखें तो उन्हें स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। तब भी ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग कलयुग से चर्चा करेंगे कि कलयुग में क्या क्या हुआ। तो कलयुग है कि 3री 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक गंभीर सामाजिक संकट, जिसे वर्ण संकरता कहते हैं, को ही पुराणों में कलयुग के रूप में परिभाषित किया गया है। पुराणों में कलयुग का प्रारंभ कब हुआ? वर्ण संकरता जब हुई तभी प्रारंभ हुआ। वहीं पारंपरिक मान्यता के अनुसार कलयुग की दोस्तों कब शुरुआत हुई है? इसकी महाभारत जब युद्ध खत्म हो गया तो 20 वर्ष बाद कृष्ण की मृत्यु जब हो गई तभी। मृत्यु तो नहीं हुई थी, उन्होंने तो वो चले गए थे, एक तंग उनका वो गरुण आया, एक तरीके से वो सीरियल में है। लेकिन इसमें ऐतिहासिक दृष्टि से कब है कि महाभारत जब युद्ध खत्म हुआ उसमें 20 वर्ष बाद कृष्ण की मृत्यु के समय कलयुग की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है? ये सब बेसिकली स्टेटमेंट एक बार आपको पढ़ लेने हैं, विशेष याद नहीं रखने हैं, क्योंकि इतना कहाँ कहाँ तक आप फैक्ट याद रखेंगे। तो
तो एक बार स्टेटमेंट देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आपको याद आ जाएगा। ये सब आपके लिए बेसिकली जानकारी के लिए थे, तो इसमें कोई विशेष आपको लर्न नहीं करना है, लेकिन आप अपना नोट्स करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो दोस्तों ले सकते हैं। अब हम लोग ये चर्चा कर ही चुके हैं सामाजिक संगठन, ये कृष्ण की 20 वर्ष बाद भी चर्चा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि अब ये सब क्वेश्चन जा रहे हैं, ये सब आपको इंपॉर्टेंट रहे हैं, सभी आपको याद रखने हैं कि राजा का वर्णन विस्तृत रूप से कहाँ किया गया है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ये आपको याद रखना है, यही एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस पुराण में मथुरा नगरी के विस्तार से वर्णन किया गया है, तो बरहा पुराण में। अगला दोस्तों है नचिकेतो पाख्यान किस पुराण में वर्णित है, तो ये भी बरहा पुराण में आंसर इसका है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि पशु चिकित्सा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, दोस्तों गरुड़ पुराण में। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि ज्योतिष का विशद वर्णन किस पुराण में मिलता है, विष्णु पुराण में। तो ये आपको 1 2 3 4 5 ये जो पांचों क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो दोस्तों बताएं कि ज्योतिष की सबसे प्राचीन किताब कौन सी है और उसके उसके लेखक या रचयिता कौन है, तो वो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, इसकी ज्योतिष वाले की हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा कि धर्म तृतीय रत्न का उल्लेख किसमें किया गया है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले। ये किताब किसने लिखी है, धर्म तृतीय रत्न। ये धर्म तृतीय रत्न को हिंदी में कहते हैं पुराणों का भंडाफोड़। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लीन बोल्ड होने वाला, कि महात्मा ज्योतिबा फुले 1876 कौन सी किताब लिखी, धर्म तृतीय रत्न। एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी ये पूछा नहीं गया है कि धर्म तृतीय रत्न कौन सी किताब है, किसने लिखी, तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी है। और ये इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पुराणों का भंडाफोड़। और दोस्तों साउथ के एक और आंदोलनकारी थे रामास्वामी नायकर। जब हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो हम उनकी डिटेल से इनके बारे में चर्चा करेंगे और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो रामास्वामी नायकर ने कौन सी किताब लिखी, पुराणों को परियों की कथा उन्होंने कहा। तो आप ये याद रखिएगा कि रामास्वामी नायकर ने क्या कहा है, परियों की कथा। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने कौन सी किताब लिखी, धर्म तृतीय रत्न। दोस्तों रामास्वामी नायकर ने इन्हें क्या कहा जाता था, तंते मतलब पिता और पेरियार मतलब महान के नाम से कौन विख्यात था। ये भी क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों एग्जाम में एक यहाँ पे आपको इस स्लाइड में क्या क्या याद रखना है, नंबर 1 तो ये सब क्वेश्चन याद रखने हैं क्योंकि ये सब एग्जाम पॉइंट व्यू से सब इंपॉर्टेंट हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला आपको ये याद रखना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब का नाम, और रामास्वामी नायकर ने पुराणों को क्या कहा ये याद रखना है। और ये तंते मतलब पिता और पेरियार ये किसे कहा जाता है, कैसे लोकवादी किसे कहा जाता है, और क्या नाम, इस तरीके से स्टेटमेंट जो होते हैं, जैसे महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम, उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि तंते मतलब पिता और पेरियार मतलब महान किसके नाम से कौन विख्यात था। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, रामास्वामी नायकर। और इन्होंने पुराणों को क्या कहा है, परियों की कथा। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब दोस्तों पुराणों से लेके जो और क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुल मिला के एक पुराण से लेके आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, कोई भी इससे बाहर हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, हो जाए कुछ भी हो सकता है फिर, लेकिन जहाँ तक अभी मेरी उम्मीद से नहीं हो सकता है। अब हम लोग दोस्तों इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी चुके हैं। कैसे भी ये घटना चक्र का क्वेश्चन है कि वेद त्रयी किसे कहते हैं, ये पीजीटी वाली घटना चक्र का क्वेश्चन है कि प्रस्थान त्रयी कैसे कहते हैं, और ये स्मृति साहित्य और स्मृति प्रस्थान और धर्मशास्त्र आप लोगों को ये भी याद रखना है। तो दोस्तों वेद त्रयी में क्या क्या आता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो दोस्तों हम लोग जब वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो हम लोग आपको बताएंगे कि वेद त्रयी इन्हें तीनों को ही क्यों कहा जाता है, अथर्ववेद को वेद त्रयी में क्यों नहीं शामिल किया गया। तो जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट कर सकते हैं, नहीं हम लोग वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि वेद त्रयी में अथर्ववेद को क्यों नहीं शामिल किया गया। दोस्तों अगला ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रस्थान त्रयी क्या है। तो इसमें दोस्तों आते हैं उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को वेदांत का प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो आप लोग ये प्रस्थान त्रयी भी याद रखिए। दोस्तों अगला है कि स्मृति साहित्य में कौन कौन से आते हैं, तो वेदांग आते हैं, पुराण आते हैं, महाकाव्य आते हैं, धर्मशास्त्र आते हैं, नीति शास्त्र आते हैं। तो ये इतने हो गए स्मृति साहित्य। और स्मृति प्रस्थान दोस्तों किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भगवत गीता को कहते हैं। दोस्तों सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्मृति प्रस्थान कौन है, उसमें ऑप्शन होगा कि ब्राह्मण,
वेद, उपनिषद, भगवद गीता। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? भगवद गीता। दोस्तों हम लोगों के जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या काम करना होगा? सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी, तो वो बाद में करते रहेंगे। अब हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है कि पुराणों की रचना कहाँ हुई, ये आप लोग बेसिकली देख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो ये ब्रह्म पुराण कहाँ लिखा गया है? ये दोस्तों गोदावरी और उत्कल क्षेत्र, उत्कल को उड़ीसा साइड में आप एक तरीका से मान सकते हैं। फिर अग्नि पुराण कहाँ लिखा गया है? बंगाल में। ब्रह्म वैवर्त पुराण कहाँ लिखा गया है? बंगाल में। इससे रिलेटेड अभी एक पिछला वन लाइनर क्वेश्चन भी कर चुके हैं। वामन पुराण कहाँ लिखा गया है? कुरुक्षेत्र मंडल में, हरियाणा के पास। मत्स्य पुराण कहाँ लिखा गया है? नर्मदा नदी और पश्चिम दक्कन में, इसी को नर्मदा नदी या पश्चिम दक्कन में। गरुड़ पुराण कहाँ लिखा गया है? मिथिला। मिथिला दोस्तों कौन सा एरिया आता है? बिहार वाला, नेपाल बॉर्डर वाला। भागवत पुराण दोस्तों कहाँ लिखा गया है? दक्षिण भारत में। तो दोस्तों ये हम लोगों की पुराण से लेके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इससे बाहर दोस्तों आपको कुछ भी नहीं जाएगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं सुपर फास्ट, 2 मिनट जाएगा। तो आपको ये क्या याद रखना है? इनके रचयिता याद रखने हैं, सरस्वती नदी याद रखनी है, इनकी संख्या याद रखनी है, ये राजा का याद नाम रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, याज्ञवल्क्य याद रखना है, पालिटर याद रखना है, पालिटर ने जो 2 किताबें लिखी थी उनके नाम याद रखने हैं। और इसमें क्या याद रखना है? ये दोनों किताबों के नाम याद रखने हैं, ये स्टेटमेंट याद रखने हैं, ये क्वेश्चन याद रखना है, ये गोपद ब्राह्मण याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर ये पुराणों की शैली याद रखनी है, ये कहाँ से कहाँ तक की डायनेस्टी की जानकारी, ये युग याद रखने हैं, और ये सर्ग प्रतिशत इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अमरकोश के बारे में याद रखनी है, अमरकोश की किसने रचना की, कमेंट कीजिएगा जिन्हें पता हो। वंशाचरित को याद रखना है, ये 5 पुराणों का इनका वो वर्ण मिलता है, ये याद रखना है। और ये कौन सा पुराण किस वंश से संबंधित है, ये याद रखना है। इस तरीके से ये सब हो गया। इसके बाद ये आप लोग ये भी याद रखिएगा कि गुप्त शासकों का वायु पुराण और विष्णु पुराण में वर्ण मिलता है, और ये कौन से सन में किस कहाँ कब लिखे गए। तो ये जो ऐतिहासिक तर्क है, आप ऐतिहासिक तर्क को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण फैक्टों में चर्चा करेंगे। तो ये आंध्रवृत्त वाला याद रखिएगा, पूर्तकर्म याद रखिएगा, और ये कुमारी द्वीप वाला याद रखिएगा, और ये पुराणों के संबंधित स्टेटमेंट याद रखिएगा। यहाँ पे आप ये विक्टोरिया वाला भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्लीन बोल्ड होने वाला है। भविष्य पुराण क्लीन बोल्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग दोस्तों इसमें कलयुग से ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद स्टेटमेंट के बाद हम लोग ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये सब याद रखिएगा। ये इनकी महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब याद रखिएगा। रामास्वामी नायकर ने परियों की कथा कहा, ये और ये 2 उपाधियाँ किसी मतलब किसे किसे इस नाम से विख्यात हैं, ये रामास्वामी नायकर, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों ये रचना स्थल भी आप लोग देख लीजिएगा। ये रचना स्थल आप लोगों को देख लेना है, ये किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। दोस्तों आज के सेगमेंट में बस हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस चैनल को सजेस्ट करें। थैंक यू दोस्तों। कल हम लोग किसी अन्य टॉपिक पे, इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं उन्हीं में किसी अन्य एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।